Welcome to the channel, students. I'm Amit Varidikilor. So we are doing the modern history and we are obviously following the NCERT. अभी तक हम जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर कर रहे हैं, दिस इज द चैप्टर नंबर 4th ऑफ द बुक. नाउ चैप्टर नंबर 4th के अंदर हमारा जो टाइटल है, जो चैप्टर है बेसिकली दैट पर्टेन्स टू द एनेक्सेशन ऑफ द इंडिया. ये 1757 से 1858 तक के टाइमलाइन को डिस्कस करता है. मतलब कि दिस इज द 100 ईयर्स ऑफ द पीरियड जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन टेरिटरीज को अनेक्स या कॉन्कर किया था. नाउ अभी तक जो पिछले वाले लेक्चर तक का जो टाइमलाइन थी वो 1757 से 1772 तक की थी. दिस इज द पीरियड 1757 से 1772 जिसमें बंगाल जो प्रोविंस था उस समय इंडिया का, उसको कॉन्कर कर लिया था या अनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. उन्होंने अपना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस बना लिया था. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी वॉर्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स. 1772 से 1785 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 था. ये वाला जो सेक्शन है ये डिस्कस करता है कुछ पर्टिकुलर वॉर्स जो कि इन दोनों गवर्नर जनरल के लीडरशिप में लड़ी गई थी. तो ये 1772 से 1785 तक ये प्राइमरली दो मेजर वॉर्स को डिस्कस करता है. द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में जो पहली वॉर हुई थी उसके बारे में. सेकंड वन इज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि एंग्लो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के बीच में जो सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के जो राजा हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे उनके बीच में जो वॉर की गई थी. एंड दिस कॉर्नवालिस 1786 से 1793 दिस डिस्कसेस अबाउट द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बाय 1772 तक एक इंडियन पावर बन चुकी थी और जो इंग्लैंड में इसके डायरेक्टर्स बैठे हुए थे वो अब बंगाल में अपने रूल को कंसोलिडेट करने लगे. ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने बाकी दूसरे जो देशों हमारे जो दूसरे रीजनल राज्य थे इंटरनल उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करना बंद कर दिया. रादर एक कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ वॉर चलती रही जिससे वो धीरे धीरे करके इंडिया की क्या नाम है पूरे के पूरी टेरिटरी को कंट्रोल करने लगे. ना सबसे पहले इन 1766, ठीक है, ये उस समय जब ये बंगाल को कैप्चर कर रहे थे दे एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद द निजाम ऑफ द हैदराबाद. तो निजाम ऑफ द हैदराबाद को उन्होंने बोला कि हम प्रॉमिस करते हैं तुमको हैदर अली ऑफ मैसूर को अटैक करने के लिए, पर हमें आप एक्चुअली में नदन सरकार का बेसिकली पावर दे दीजिए, सेसेशन ऑफ द नदन सरकार. सो रिमेंबर दिस मैप एज आई हैव टोल्ड यू. ये वाला जो मैप है इस मैप के अंदर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाउ दीस थिंग्स आर प्राइमरली हैपनिंग. ये वाला जो एरिया है नदन सरकार, दिस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. निजाम ऑफ हैदराबाद ने इनको ये कंप्लीटली सेसेशन कर दिया था इसका, स्पेसिफिकली इस प्रॉमिस में कि मैसूर में जो ये हैदर अली की जो टेरिटरीज है अगर निजाम यहां पर अटैक करता है तो दे विल बी एक्चुअली एबल टू हेल्प देम. नाउ कमिंग टू दिस, हैदर अली वाज मोर देन अ मैच. उन्होंने बेसिकली ब्रिटिश अटैक को कई बार बीट भी कर दिया एंड ही वाज एबल टू रीच टू द मद्रास इन 1769, जिसकी वजह से जो मद्रास का ईस्ट इंडिया कंपनी का काउंसिल था उन्होंने बेसिकली पीस साइन कर ली. बोथ साइड restored each other conquest and promised mutual help in the attack of a case of a third party. पर जब हैदर अली को मराठास ने 1771 में अटैक किया तो इंग्लिश वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस, डिडंट कम टू हेल्प. दिस लेड हैदर अली टू डिस्ट्रस्ट एंड डिसलाइक देम. ये जो छोटी सी डिस्कशन है दिस इज डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. इसका बेसिकली क्रक्स ये है कि पहले 1766 में निजाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू अटैक मैसूर. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी इंटरनल अफेयर के अंदर बेसिकली पार्टिसिपेट करने के लिए निजाम ऑफ हैदराबाद को प्रॉमिस किया कि यू सीसीड दी नदन सरकार टू अस, तो हमें नदन सरकार दे दो एंड वी विल एक्चुअली सपोर्ट यू इन दी वॉर. बट उस समय जो हैदर अली की आर्मी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी. तो 1766 से 1769 के बीच में जो कुछ सर्टेन बैटल्स हुई, जनरली स्पीकिंग उसमें मैसूर की जो किंगडम थी वो जीत गई. तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने बेसिकली पीस नेगोशिएशन साइन कर लिए. उस पीस नेगोशिएशंस में दे आल्सो प्रॉमिस्ड कि अगर मैसूर के ऊपर अगर आगे फ्यूचर में कोई अटैक होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी विल कम टू हेल्प. लेकिन जब 1771 में जब ऐसा एक्चुअली में हुआ, मराठास ने बेसिकली जब उसके ऊपर मैसूर के ऊपर अटैक किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी हेल्प नहीं की. मतलब कि वो अपनी जो पुरानी उन्होंने ट्रीटी साइन की थी दे बेसिकली बैक्ड ऑफ फ्रॉम दैट. तो उसकी वजह से फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स जो हैदर अली था, जो मैसूर का जो किंगडम था, वो हमेशा थोड़ा सा स्केप्टिक रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ. नाउ इन 1775 तो ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये यहाँ पे खत्म हो जाती है. प्राइमरली स्पीकिंग इसका कैटेगोरिकल विनर जो था वो मैसूर किंगडम था. तो नाउ कम टू दिस एंग्लो मराठा वॉर. 1775 में ब्रिटिशर्स की फाइट हुई मराठास के साथ. नाउ पहले हमने बताया था कि मराठास के बीच में एक पिछले वाले चैप्टर के अंदर मराठास के बीच में एक इंटरनल वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी आफ्टर द डेथ ऑफ द माधवराव की जो है वो डेथ हो जाती है 1772 में. तो दो पावर के कंटेंडर्स बनते हैं. एक तो रघुनाथ राव, ही वांट्स टू बिकम द पेशवा, और माधव राव के जो बेटे हैं नारायण राव, ही
एक्चुअली बिकम्स द पेशवा, बट इनका एक ही साल के अंदर मर्डर कर दिया जाता है। नाउ होता क्या है कि जो नारायण राव की जब उनका मर्डर होता है तो नारायण राव की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, सो ही शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड हुज नेम इज सवाई माधव राव। तो सवाई माधव राव को बेसिकली पैदा होने के बाद, बिकॉज ही वॉज द लेजिटिमेट हेयर, तो उसको बेसिकली पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे रघुनाथ राव भी पेशवा बनना चाहता है और एक ऑफिशियली एक इन्फेंट है जो कि सवाई माधव राव जिसका नाम है, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द पेशवा। इस इन्फेंट के नाम पे बेसिकली कुछ मराठा सरदार्स जो है वो मराठा किंगडम को चलाते हैं और उनका लीडर है नाना फडणवीस, राइट। तो यहाँ पर an intense struggle of power is going on between the Marathas, between the supporters of the infant Peshwa Madhav Rao II या फिर सवाई माधव राव, led by the Nana Fadnis and the रघुनाथ राव। तो जो बॉम्बे के ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो डिसाइड करते हैं कि लेट्स इंटरवीन इन दिस स्ट्रगल एंड दे बेसिकली टेक साइड ऑफ द रघुनाथ राव। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव की साइड आ जाती है, ठीक है। दे होप्ड कि बेसिकली जो उन्होंने कार्नेटिक में या फिर हैदराबाद में या फिर बंगाल में जो किया था उसी का सेम काइंड ऑफ सिस्टम कैन एक्चुअली बी रिपीटेड हियर एंड दे विल एक्चुअली बी गेटिंग बेनिफिटेड। दिस इन्वॉल्व्ड देम इन अ लॉन्ग वॉर विद द मराठास व्हिच लास्टेड फ्रॉम 1775 टू 1782। मतलब कि 7 साल की लंबी वॉर चली थी, बड़ी सारी सी बीच में बैटल्स हुई थी। इस वॉर के अंदर जो इनिशियली जनरली स्पीकिंग मराठास वर बेनिफिटिंग, मराठास जनरली बेसिकली इस वॉर को विन कर रहे थे, बट बाय 1782 दोनों के दोनों मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी रियलाइज कि दिस वॉर इज गोइंग नोवेयर, सो दे बेसिकली साइंड अ पीस नेगोशिएशन। तो 1782 में जब ये पीस नेगोशिएशन साइन हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में, दैट गोज ऑन टिल 1803, यानी कि अगले 20 साल की बेसिकली पीस खरीद ली जाती है उस पीस नेगोशिएशन से। तो इन द बिगिनिंग मराठास ने डिफीट किया ब्रिटिश फोर्सेस को तालेगांव पे और उनको बेसिकली एक कन्वेंशन ऑफ वडगांव साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। उस कन्वेंशन ऑफ वडगांव का एक मेन प्रिंसिपल था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी चीजें उस दौरान पहले 2-3 साल में जीती थी उस कॉन्क्वेस्ट में, वो सारी की सारी वापस कर दी जाएंगी एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे गेव अप द कॉज ऑफ द रघुनाथ राव। वॉर फिर भी चलती रही, उसके बावजूद भी वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर दिस वाज द डार्क आवर फॉर द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। जितने भी मराठा चीफ थे दे वर ऑल यूनाइटेड बिहाइंड द पेशवा एंड हिज चीफ मिनिस्टर द नाना फडणवीस। साउथ इंडियन पावर्स जो थी वो बेसिकली उस समय ब्रिटिशर्स को रिजेंट करती थी। हैदर अली एंड निजाम आल्सो बेसिकली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द कंपनी एट दैट टाइम। 1779 1780 79 के अंदर जो मैसूर था, हैदर अली था, उसने भी बेसिकली दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। Thus the Britishers were faced with powerful combination of Maratha, Mysore on the Hyderabad। तो साउथ इंडिया में जितनी भी जो 3 बड़ी बड़ी सुपर पावर थी उस समय की, वो तीनों की तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ रही थी। मोर ओवर अब्रॉड की अगर हम इंटरनेशनली बात करें, दे वर लूजिंग वॉर इन दी कॉलोनीज ऑफ द अमेरिका ऑल्सो, जहां पे बेसिकली 1776 में अमेरिका के कॉलोनीज के लोगों ने बेसिकली रेवोल्यूशनरी वॉर के तहत अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी एंड जनरली स्पीकिंग ब्रिटिश फोर्सेज वर बेसिकली बीइंग डिफीटेड ओवर देयर। So they had to counter the determined design of the French to exploit the difficulties of their ओल्ड राइवल। तो फ्रेंच बेसिकली जो थे वो अमेरिका में ईस्ट इंडिया का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बेसिकली जो रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ रहे थे उनको बेसिकली सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे दे वर बीइंग लेड बाय एट दैट टाइम बाय द एक्सपीरियंस्ड गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। तो उसने एकदम इमीडिएटली डिटर्मिनेशन के साथ एक्ट किया। ही रिट्रीव्ड द वैनिशिंग ब्रिटिश पावर एंड द प्रेस्टीज। नाउ ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये कलकत्ता में है, यानी ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। वहां से ये अपने एक जनरल गॉडार्ड के अंडर बेसिकली एक पूरी की पूरी आर्मी भेजता है जो कि पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया से मार्च करते हुए कई सारी सी विक्ट्री लेती है मराठा सरदार्स के अगेंस्ट और अहमदाबाद तक पहुंच जाती है एंड दे कैप्चर अहमदाबाद इन 1780। नाउ मराठास बेसिकली उनको एक डिटरमिन्ड फाइट देते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। मेहदजी सिंधिया ऑल्सो गिवन एविडेंस ऑफ हिज पावर, जिससे बेसिकली मेहदजी सिंधिया के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स को उन समय लड़ने से भी डर लगता था। बट सरप्राइजिंगली ओवर द पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर्स दोनों साइड में से कोई भी कैटेगोरिकल विक्ट्री नहीं जीत पाता है और वॉर केम टू ए स्टैंड स्टिल। बाद में मेहदजी सिंधिया जो है वो बेसिकली मीडिएटर की तरह इंटरवीन करते हैं एंड दे साइन अ ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई को बेसिकली साइन कर लिया जाता है बाय विच द स्टेटस क्वो वाज मेंटेन। सो दिस सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, अगर हम इसके बारे में बात करें, दिस इज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो रही थी 1775 में स्टार्ट हुई। स्पेसिफिकली वाई? बिकॉज द ब्रिटिशर्स वर सपोर्टिंग द रघुनाथ राव। इसको खत्म कर दिया जाता है ट्रीटी ऑफ सालबाई के द्वारा, विच वाज साइंड इन दी 1782। बेसिकली स्टेटस क्वो था, जहां पर भी जो है वो वहीं पर रहेगा। देयर वुड बी नो फाइट्स, नो मोर बैटल्स एक्चुअली। नाउ वंस दे आर डूइंग इट, जब एक बार मराठास के साथ दे रियलाइज ब्रिटिशर्स की मराठास आर बेसिकली अ कंप्लीट मैच फॉर देम, तो मराठास को इमीडिएटली चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो दे अग्रीड कि अब इनके साथ हम फुल फ्लेजेड पीस नेगोशिएशन साइन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
नाउ दिस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर डिडंट एक्चुअली एंड इन द विक्ट्री फॉर ईदर साइड। ना मराठास को बहुत अच्छी विक्ट्री मिली थी, ना ब्रिटिशर्स को मिली थी, पर इससे ब्रिटिशर्स को यह फायदा हुआ कि उनको कंप्लीट 20 साल का पीस मिल गया मराठास के साथ, हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एट दैट डे। तो मतलब अगले 2 डेकेड तक मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में किसी भी प्रकार की बैटल नहीं होती। और इसी पीरियड में, ये जो 20 साल का टाइम था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी और जहां पर कहीं पर भी पावर लूज कर रहे थे उसको कंसोलिडेट करने में लगाया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी को बाय दोज 20 इयर्स अपने पूरे के पूरे कंप्लीट एब्सोल्यूट कंट्रोल के अंदर ले लिया। स्पेसिफिकली मराठा चीफ्स जो थे वो अपने इंटरनल म्यूचुअल स्ट्रगल्स के अंदर बिजी रहे। मोर इंपॉर्टेंटली ट्रीटी ऑफ सालबाई से ब्रिटिशर्स को हेल्प मिल गई मैसूर के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। क्यों? क्योंकि मराठास ने बेसिकली ट्रीटी ऑफ सालबाई में उनको प्रॉमिस किया था कि हैदर अली के से जो भी तुमने territories lose की हैं, we will actually help you in getting that. Once again, Britishers were succeeding in dividing with the Indian powers. तो यहाँ पर फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होती है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। 1780 में स्टार्ट होती है। हैदर अली एक के बाद एक डिफीट बेसिकली ब्रिटिश आर्मीज के ऊपर देता रहता है एंड ही फोर्सेस देम टू सरेंडर इन लार्ज नंबर। थोड़े दिनों में ही बेसिकली वो पूरे के पूरे कार्नेटिक एरिया को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। बट वंस अगेन ब्रिटिश आर्म्स एंड डिप्लोमेसी सेव्ड द डे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिलाया, ये कह के कि हम जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली आपको सीसीड कर देंगे, एंड ही गेन्ड हिज विड्रॉल फ्रॉम द एंटी ब्रिटिश अलायंस। तो जैसा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बीच में 1775 से 1782 के बीच में जो चली थी, ऑल दीज थ्री पावर्स मैसूर, मराठास और जो निजाम ऑफ हैदराबाद है, दे वर बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट ट्रीटी ऑफ सालबाई से सबसे पहले तो मराठास बेसिकली वॉर से हट गए। तो मराठास वॉर्स में हट जाते हैं 1782 में, तो अब मराठा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मैसूर को और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट फाइट नहीं कर रहे। फिर उसके बाद निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ डिप्लोमेसी होती है और उसको एक प्रॉमिस किया जाता है कि गुंटूर का जो डिस्ट्रिक्ट है हम आपको सिसीड कर देंगे, यू बेसिकली स्टॉप सपोर्टिंग दी मैसूर। वो भी इस बात के लिए मान जाता है, मैसूर को सपोर्ट करना बंद कर देता है। तो बाय 1781 और 82 ही ब्रिटिशर्स ने बेसिकली मराठास के साथ पीस कर ली थी। तो अब उसकी सारी की सारा जो फोकस है सिर्फ एक जगह पर चला गया, मैसूर के पास। वही जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा, वही यहाँ पर चल रही है। जुलाई 1781 में ब्रिटिश आर्मी अंडर आयरकूट डिफीटेड हैदर अली एट द पोर्टो नोवो और बेसिकली उन्होंने मद्रास को अपने वापस कंट्रोल में ले लिया। इसी दौरान ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है, इसी दौरान जो मैसूर का राजा, उसको राजा कहते नहीं थे बट ही वाज प्रैक्टिकल द रूलर, हैदर अली जो है उसकी डेथ हो जाती है दिसंबर 1782 में। पर ये वॉर कंटिन्यू रहती है 4 साल तक। तो दिस वाज फॉट फ्रॉम दी 1780 टू 1784। जो वॉर थी वो अब उसको उसका बेटा टीपू सुल्तान कैरी ऑन करता है। सिंस नीदर साइड वाज केपेबल ऑफ ओवरपावरिंग द अदर, दोबारा से इसमें पीस साइन कर ली जाती है मार्च 1784 में, और जिनके जो भी दोनों साइड्स के जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे वो एक दूसरे को रिस्टोर कर दिए जाते हैं। Though the Britishers were shown to be too weak to defeat either the Marathas or the Mysore। देखो दोनों वॉर के अंदर 1775 से 1782 के बीच में जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी और जो 1780 से 1784 के बीच में जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर थी, दोनों में ब्रिटिशर्स जीते नहीं। बट दिस ऑल्सो प्रूव्ड कि दे कैन एक्चुअली होल्ड ऑफ देयर ओन, मतलब कि वो दो बड़ी सुपर पावर के अगेंस्ट होल्ड कर पाए, उनको भी बेसिकली डिफीट नहीं मिली थी। अब एक तो वो साउथ में कंप्लीटली एक्सटिंक्ट होने से बच गए, मोर इंपॉर्टेंटली अब वो इंडिया की टोटल 3 ग्रेट पावर्स में से एक कहलाने लगे। एक मराठास हो गया, एक मैसूर हो गया, दूसरी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ थर्ड ब्रिटिश एनकाउंटर विद मैसूर वाज स्लाइटली मोर फ्रूटफुल। यहां पर इन्होंने अगले 10 साल के अंदर अंदर निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास को कंप्लीटली अपने साइड कर लिया और उनको प्रॉमिस किया कि अगर हम मैसूर को डिफीट कर देते हैं तो वी कैन शेयर द टेरिटरीज अमंगस्ट आवरसेल्व्स। तो दिस इज द description of the Third Anglo-Mysore War. Now, peace of 1784 had not removed the ground for the struggle between the Tipu and the British। वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल को एक प्रकार से पोस्टपोन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अथॉरिटीज थी वो टीपू सुल्तान के अगेंस्ट वैसे भी हॉस्टाइल थी। स्पेसिफिकली वाई? क्योंकि जो टीपू सुल्तान था वो थोड़ा सा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्टर था। दे लुक्ड अपॉन हिम एज देयर मोस्ट फॉर्मेडेबल राइवल। टीपू थॉरोली डिसलाइक द इंग्लिश। वो चाहता था कि भाई मेरी इंडिपेंडेंस के लिए जो सबसे बड़ा डेंजर है दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनके बीच में दोबारा से 1789 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होती है, जो कि 1792 में खत्म होती है, लेकिन उसमें टीपू सुल्तान को कंप्लीटली डिफीट कर दिया जाता है। इवन दो टीपू फॉट विद एग्जाम्पलरी ब्रेवरी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय जो गवर्नर जनरल था, अपनी डिप्लोमेसी से उसने मराठास को और निजाम को और जो लोकल ट्रैवनकोर और कूर्ग यानी कि जो मैसूर के जो साउथ में जो किंगडम थे उनको बेसिकली इस वॉर से दूर रखा। दिस वॉर अगेन रिवील्ड कि इंडियन पावर्स थोड़े से शॉर्ट साइटेड है। They were aiding the foreigner against another Indian for the sake of temporary advantages।
एंड बाय द ट्रीटी ऑफ द सेरिंगापट्टनम, टीपू को आधी से ज्यादा जो टेरिटरीज थी मराठास के बीच में और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में और बेसिकली ब्रिटिशर्स के बीच में बांटनी पड़ी, और 3.3 करोड़ 330 लाख रुपए का बेसिकली इंडेमनिटी, यानी कि जो वॉर हर्जाना, युद्ध का जो हर्जाना होता है वो भी पे करना पड़ा. तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड टीपूज डोमिनेंट पोजीशंस इन द साउथ एंड फर्मली एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी. राइट, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग, यही वाली बात है. नाउ एक्सपेंशंस अंडर द लॉर्ड वेल्सली ऑफ 1798 टू 1805. दिस पीरियड विल डिस्कस अगेन टू वॉर्स. एक तो सबसे पहले जो लास्ट फाइनल होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, एंड उसके बाद जो है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर. मैं एक बार फिर दोबारा से देखो, दिमाग में साइकोलॉजिकली इसको सोच के रखो. ये जो चैप्टर है, द फोर्थ चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी, दिस डिस्कसेस अबाउट द annexation ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. हाउ डू दे डू इट? इट एक्चुअली टेक 100 years फ्रॉम 1757 टू 1858. नाउ पहले 1757 से 1772 तक बंगाल का एनेक्सेशन दिखाया गया है, और वो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के द्वारा किया गया था. देन उसके बाद हम पर्टिकुलर जो गवर्नर जनरल थे उस समय, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर थे इंडिया में, उनके समय के दौरान हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है. Now, all that process can also be studied through the wars or through the timeline, through the chronology of the governor general. ठीक है, या तो हम सीधा सीधा पढ़ सकते हैं कि भाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ, या फिर हम उसको बेसिकली गवर्नर जनरल के टाइम से पढ़ सकते हैं. सो कॉर्नवालिस के बाद वेल्सली 1798 से 1805 के बीच में जो गवर्नर जनरल है, उसके दौरान दो इंपॉर्टेंट वॉर हुई है. एक तो पूरा का पूरा जो मैसूर था, दिस इज द फाइनल वॉर, इसमें मैसूर जो है सारा का सारा अनेक्स कर लिया गया था. एंड देन उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर. नाउ ये लार्ज स्केल एक्सपेंशन ब्रिटिश रूल की होती है, गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड वेल्सली, जो कि 1798 में इंडिया में आया था. नाउ टिल टाइम ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी फॉलो करते रहे, अपने जो भी उन्होंने अब तक जितनी भी टेरिटरीज को गेन किया था उनको कंसोलिडेट करने के लिए. एंड जब भी टेरिटोरियल गेन्स तभी करते थे जब वो सेफली बिना किसी प्रॉब्लम के हो सकते थे. नाउ लॉर्ड वेल्सली डिसाइडेड कि ये अब टाइम सही है, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर अब सारी की सारी स्टेट्स को लाया जा सकता है. तो 1797 तक जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी, मैसूर और मराठास, वो दोनों की दोनों पावर में डिक्लाइन हो गई थी. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो मैसूर था वो सिर्फ और सिर्फ एक पुराना अपनी खुद जो अपनी स्ट्रेंथ और ग्रेटनेस है उसकी एक शेडो रह चुका था. इन अदर वर्ड्स, मराठास वर आल्सो डिसिपेटिंग देयर स्ट्रेंथ, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ पर्सनल बैटल्स करते रहते थे, तो उनके पास भी कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं बची थी. मतलब कि पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया वर बेसिकली कि यहाँ पर एक्सपेंड किया जा सकता है. एग्रेशन वाज इजी एज वेल एज दी प्रॉफिटेबल. मोर इंपॉर्टेंटली ट्रेडिंग और जो इंडस्ट्रियल क्लासेस थी ब्रिटेन की, वो भी चाहती थी कि थोड़ा सा और एक्सपेंशन किया. अभी तक तो वो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे जनरली एक पीस की, ये सोच के कि दिस इज इंजूरियस टू द ट्रेड, बट 18th सेंचुरी के एंड तक दे केम टू थिंक कि ब्रिटिश गुड्स इंडिया में ज्यादा सेल होंगे, ज्यादा अच्छा होगा, लार्ज स्केल पे किया जाएगा अगर पूरे के पूरे कंट्री को ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर ले लिया जाए. तो मतलब कि एज ए आइडियोलॉजी ऑल्सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट, बिकॉज द ट्रेडिंग क्लास ऑफ द ब्रिटिशर्स वर थिंकिंग कि दिस वुड एक्चुअली बी एन एडवांटेजियस फॉर द ट्रेड. Company also was in favor of such policy, provided it could be pursued successfully and without adversely affecting its profits. Lastly, British in India were determined to keep French influence from penetrating India. तो कोई भी छोटी मोटी जो स्टेट्स है, इंडियन स्टेट जो है, वो किसी भी प्रकार से अगर फ्रांस से डील करती थी तो ये जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आता था. एंड वन ऑफ द मेजर ऑफ देम वाज द मैसूर. The security of the company's dominion in India was threatened by the impending invasion of the Jaman Shah, the ruler of the Kabul, who could expect support from the Indian chiefs in northern India, who was invited by Tipu to join in a concerted effort to oust the British from this country. तो यानी कि जो अफगानिस्तान का जो काबुल का रूलर था उस समय जमन शाह, उससे भी एक्सपेक्टेशन थी कि वो नॉर्थ वेस्ट से बेसिकली अटैक करना स्टार्ट करेगा. तो वेल्सली ने अपने पूरी की पूरी पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए तीन पॉलिसीज फॉलो की. देयर वर थ्री मेथड्स. सबसे पहले एक तो सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंसेस. जहां पर हो सकता था वो सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता था, जहां पर हो सकता था आउटराइट वॉर्स कर दी जाती थी. एंड स्पेसिफिकली जो इससे आने से पहले जो भी सबॉर्डिनेट रूलर्स थे उनकी पूरी की पूरी टेरिटरी को खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेती. तो द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग एन इंडियन रूलर विद द पेड ब्रिटिश फोर्स वाज क्वाइट ओल्ड. ये तो स्टार्टिंग से हो रहा है, 1757 से ही एक्चुअली में होने लग रहा है. बट इट वाज गिवन अ डेफिनेट शेप बाय द वेल्सली, जिसने इंडियन स्टेट्स को सबॉर्डिनेट करने के लिए इसको स्पेसिफिकली यूज किया. अब अंडर हिज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यूजुअली होता क्या था कि कोई भी इंडियन स्टेट का जो रूलर है उसको कंपेल किया जाता था कि वो एक ब्रिटिश फोर्स को परमानेंटली अपने ही राज्य में स्टेशन करेगा एंड विद इन हिज टेरिटरी, और इसी चीज के लिए उसकी मेंटेनेंस के लिए एक सब्सिडी भी दी जाएगी. ये किया इसलिए जाता था कि भाई हम तुमको प्रोटेक्शन देने लग रहे हैं, बट फॉर्म थ्रू विच द इंडियन रूलर पेड ट्रिब्यूट टू द कंपनी.
समटाइम्स द रूलर सीडेड पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी इंस्टेड ऑफ पेइंग एनुअल सब्सिडी। जो लोग जिनके पास कैश नहीं होता था वो बेसिकली अपनी कुछ टेरिटरीज दे देते थे, जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद ने नदन सरकार दे दिया था एक प्रकार से। द सब्सिडरी ट्रीटी ऑल्सो प्रोवाइडेड कि इंडियन रूलर को अपनी कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ेगा, और वो किसी भी और यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड ही वुड नॉट नेगोशिएट विद एनी अदर इंडियन रूलर्स विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? दे वुड बेसिकली डिफेंड द रूलर फ्रॉम हिज एनिमीज। Generally speaking, they also used to promise that we will not interfere in the internal affairs of the allied state, but वो promise basically generally कभी नहीं रखा जा सकता था। So this is the policy of the subsidiary alliance। ये generally speaking निजाम ऑफ हैदराबाद और कार्नेटिक की सपोर्ट में 1750s में स्टार्ट की गई थी। जनरली ब्रिटिशर्स ये सिस्टम फॉलो कर रहे थे कि जब किसी की पर्टिकुलर स्टेट की जरूरत पड़ती थी तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ एक अलायंस, एक सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेते थे। उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले तो एक ब्रिटिश आर्मी की टुकड़ी, रेजिमेंट जो है वो उस स्टेट के अंदर रहेगा, लेकिन उसकी जो पेमेंट है या तो सब्सिडाइज की जाएगी या पूरी की पूरी पेमेंट की जाएगी स्टेट के रूलर के द्वारा। सेकंड, रूलर को अपनी खुद की कोर्ट में एक रेजिडेंट रखना पड़ेगा। थर्ड, उसको कोई भी एक्सटर्नल किसी भी दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कोई और दूसरी रीजनल स्टेट्स के साथ भी किसी प्रकार की एंगेजमेंट करनी है तो ही हैव टू टेक परमिशन ऑफ द गवर्नर जनरल, राइट? सो इन रियलिटी बाय साइनिंग द सब्सिडियरी अलायंस, इंडियन स्टेट वर्चुअली अपनी इंडिपेंडेंस को साइन अवे कर देता था। खुद का सेल्फ डिफेंस का उसका राइट चला गया, बिकॉज दैट इज इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो मेंटेन नहीं कर सकता था, दैट वर हैंडल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। एंड फॉरेन एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकता था, और अपने नेबर्स के साथ खुद डिस्प्यूट्स को हैंडल नहीं कर सकता था, बिकॉज दैट वाज आल्सो द डोमेन ऑफ द ब्रिटिशर्स। इनफैक्ट इंडियन रूलर्स ने सारे के सारे जो सॉवरेनिटी होती है एक्सटर्नल मैटर्स के अंदर वो लूज कर दी, और इंक्रीजिंगली सबसर्विएंट हो गए ब्रिटिश रेजिडेंट के, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरवीन करता ही रहता था। In addition, the system tended to bring about the internal decay of the protected state। क्यों? क्योंकि जो सब्सिडरी फोर्स थी उसकी जो कॉस्ट थी वो ब्रिटिशर्स नहीं, बेसिकली इंडियन स्टेट का राजा ही दिया करता था, मच बियॉन्ड द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। पेमेंट जो थी वो आर्बिट्रली फिक्स होती थी, आर्टिफिशियली उसको ब्लोट किया जाता था, एंड सब्सिडी इनवेरिएबली डिसरप्टेड द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड इम्पोवरिश करती रहती थी। तो ये जो सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेज है, दिस लेड टू द डिसबैंडमेंट ऑफ द आर्मीज ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट्स। भाई प्रोटेक्टेड स्टेट्स जो है वो खुद की आर्मी कैसे मेंटेन करेगी जब ब्रिटिशर्स अपनी खुद की एक रेजिमेंट, एक आर्मी का टुकड़ी जो है वो स्टेट के अंदर रखती है, जिसके पैसे सारे के सारे इनको पे करने पड़ते हैं। तो जो ये सब्सिडरी अलायंस की वजह से जो ये डिसबैंडमेंट होती है, मतलब कि जो भी लोकल पहले राजा और किंगडम्स की जो भी आर्मी थी वो डिसबैंड हो जाती है, व्हाट वुड दीज पीपल डू? दे विल फाइंड देमसेल्फ इनटू अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये लाखों सोल्जर्स और जो ऑफिसर्स थे उनको अपना वो लाइवलीहुड खो दिया, स्प्रेडिंग मिजरी एंड द डिग्रेडेशन इन द कंट्री। एंड इन बड़े सारे से लोगों ने ज्वाइन कर लिया था द बैंड ऑफ द पिंडारीज, which were to ravage the whole of India during the first 2 decades of the 19th century। नाउ मतलब कि बेसिकली क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी लोकल राज्य के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करने लगी तो इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि उसकी जो लोकल आर्मी हुआ करती थी वो डिसबैंड कर दी जाती थी धीरे 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 धीरे। तो जो पहले सोल्जर्स हुआ करते थे वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। तो अनएम्प्लॉयड होने की वजह से एक कॉन्सिक्वेंस हुआ कि बड़े सारे से लार्ज नंबर ऑफ द सोल्जर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ युद्ध में पार्टिसिपेट करना आता था, तो वो ट्रेड सोल्जर्स थे, दे बिकेम अ ग्रुप ऑफ रेवेजर्स, मतलब कि लूटपाट का इनका ग्रुप बना लिया जिनको पिंडारीज कहते हैं। और इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट 2 डेकेड्स में 1800 से 1820 1825 तक ये पिंडारीज जो थे पूरे के पूरे देश के अंदर गाली करते रहते थे, रेवेज करते थे। Moreover, the rulers of the protected states tended to neglect the interest of the people and to oppress them as they no longer feared them. No incentive to be good rulers, they were fully protected by the British from domestic and the foreign enemy. तो सब्सिडरी अलायंस एक संगे तो मैसिव एडवांटेजेस था ब्रिटिशर्स के लिए। वो खुद एक मैसिव आर्मी इंडिया में मेंटेन करते हैं जिसकी कॉस्ट पे करेगी इंडियन स्टेट्स। दे वर enabled टू फाइट wars far away from their territories। क्यों? क्योंकि एनी वॉर विच वुड अकर इन द टेरिटरीज ईदर ऑफ द ब्रिटिश अलाई और द ब्रिटिश एनिमी, कहीं पर भी वॉर को ले जा सकते थे। दे कंट्रोल द डिफेंस एंड द फॉरेन रिलेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, हैड अ पावरफुल फोर्स स्टेशन एट द हार्ट ऑफ हिज लैंड्स। तो किसी भी समय में उसको ओवरथ्रो कर सकते थे, जब मर्जी उसको अनेक्स कर सकते थे टेरिटरी को डिक्लेयर करके कि ये जो रूलर है ये इनएफिशिएंट है। एज फार एज द ब्रिटिशर्स वर कंसर्न, जो सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस था, ब्रिटिश राइटर के वर्ड्स में अगर कहें, इट वाज अ सिस्टम ऑफ फैटनिंग अलाइज एज वी फैटन ऑक्सन टिल दे वर वर्दी ऑफ बीइंग डिवॉर्ड।
तो मतलब कि जब तक लोकल रूलर से पैसा निकाला जा सकता था तब तक निकाल लिया जाता था और जब ज़रूरत पड़ती थी उनको काट के फेंक दिया जाता था। दिस वाज़ लिटरली फ्रॉम द माउथ ऑफ द ब्रिटिश राइटर्स। लॉर्ड वेल्सली ने अपनी सबसे पहली जो सब्सिडरी ट्रीटी थी वो साइन की निज़ाम ऑफ हैदराबाद से 1798, ठीक है? उसमें निज़ाम ने जो उसका फ्रेंच ट्रेन्ड ट्रूप थे उन सबको डिसमिस कर दिया और एक ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्स थी 6 बटालियन की, 2,50,000 पाउंड के पर ईयर की कॉस्ट पे बेसिकली वो उसको मेंटेन करने लगा। इन रिटर्न द ब्रिटिश गारंटीड हिज स्टेट अगेंस्ट द मराठा एनक्रोच। और फिर 1800 के दोबारा से ट्रीटी से जो सब्सिडरी फोर्स थी इसको इंक्रीज कर दिया गया एंड कैश पेमेंट नहीं मिल पा रही थी तो निजाम ने अपनी टेरिटरीज को कंपनी को दे दिया। तो दिस इज द वे हैदराबाद जो था वो कंप्लीटली फुल फ्लेजेड, यहाँ पे मतलब हैदराबाद के साथ फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुई, ये सब्सिडरी अलायंस के अंदर पूरा का पूरा हैदराबाद था वो ब्रिटिशर्स एक प्रकार से अनेक्स कर लिया। दिस सिस्टम दिस कंडीशन बेसिकली कंटिन्यूड टिल द इंडिपेंडेंस। नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब को भी बेसिकली सब्सिडरी ट्रीटी साइन करवाई 1801 के अंदर। इन रिटर्न वहां पर एक सब्सिडरी फोर्स रखी जाएगी। उसके बाद नवाब वाज फोर्स टू सरेंडर नियरली हाफ ऑफ हिज किंगडम, जिसके अंदर रोहिलखंड भी था, टेरिटरी लाइंग बिटवीन द गंगा एंड द जमुना। अब उसके बाद नवाब को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट जो थी उसकी कंप्लीटली लूज हो गई इवन विद इन द पार्ट ऑफ द अवध। Now he must accept any advice and order from the British authorities regarding the internal administration of his state. His police was reorganized under the control and the direction of the British forces और उसकी की पूरी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया एंड ब्रिटिशर्स हैड टू राइट देयर स्टेशन ट्रूप इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे इन्होंने अवध के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। फाइनली 1801 में ये अलायंस साइन हुआ, 1856 में कंप्लीट एनेक्सेशन कर दी, ये बोल के कि जो नवाब है इस समय कंप्लीटली इनएफिशिएंट है। नाउ वेल्सली ने मैसूर, कार्नेटिक और तंजौर और सूरत को और ज्यादा स्ट्रांगली डील करता है। टीपू ऑफ मैसूर ऑब्वियसली सब्सिडरी अलायंस कभी साइन नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी उसने जो 1792 में डिफीट हुई थी उसकी, उससे रिकंसाइल किया भी नहीं था, तो वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा था कि बेसिकली फाइनली एक बार दोबारा से ब्रिटिशर्स के साथ तो स्ट्रगल होगा ही होगा। ही एंटर्ड इनटू अ नेगोशिएशन फॉर एन अलायंस विद द फ्रांस। उसको लगा कि फ्रांस के साथ सपोर्ट ले लेता हूं और ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा अटैक करके अपनी जो टेरिटरीज जो मैंने 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम से लूज की थी, आई विल विन देम बैक। ही सेंट मिशंस टू अफगानिस्तान, अरेबिया, तुर्की टू फॉर्ज एन एंटी ब्रिटिश अलायंस। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, तो ऑब्वियसली दे आल्सो वांटेड कि भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए कि फ्रेंच दोबारा से इंडिया में री एंटर करे। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक्ड द टीपू सुल्तान एंड डिफीटेड टीपू इन अ ब्रीफ वॉर इन द 1799। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फॉट इन 1799। ये टीपू सुल्तान इसी बैटल में मतलब कि वॉर लड़ते वक्त मर गया, मतलब कि वन ऑफ द वेरी फ्यू किंग्स हु डाइड ऑन द बैटलफील्ड। टीपू स्टिल रिफ्यूज्ड टू बेग फॉर पीस ऑन ह्यूमिलिटिंग terms. He proudly declared it was better to die like a soldier than to live a miserable dependent on these infidels in the list of these pensioned rajas and the nawabs. एटीट्यूड तो था, देखो कोई बात नहीं है। तो ही डाइड वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम ऑन 4 मई 1799। उनकी आर्मी पूरी की पूरी लॉयल रही। टेकिंग ओवर द कैपिटल वाज डिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थर वेल्सली। नथिंग देयरफॉर कैन हैव एक्सीडेड व्हाट वाज डन ऑन द नाइट। ठीक है, कहानी वाली है। तो उसके बाद जब ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हार जाती है तो जो टीपू सुल्तान के जो भी मैसूर का जो किंगडम था, इट वाज डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहा था। एंड निजाम ऑफ हैदराबाद ने रिसेंटली 1798 में सब्सिडरी अलायंस साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ। उसकी वजह से जो मैसूर का जो किंगडम है वो कंप्लीटली खत्म हो गया। इट वाज रिस्टोर्ड टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल राजास जिनसे हैदर अली ने पावर सीज की थी, वोडियार्स जिनका नाम है, वोडियार्स। और एक स्पेशल ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द न्यू राजा, जिससे गवर्नर जनरल वाज ऑथोराइज्ड टू टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन केस नेसेसिटी। इन वोडियार्स ने भी फिर 1947 तक बेसिकली राज किया। मैसूर बेसिकली पूरी की पूरी कंप्लीट डिपेंडेंसी बन गया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द फ्रेंच थ्रेट टू द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम मैप के अंदर थोड़ा बहुत भी हल्का सा देखने की कोशिश करें, ये जो मैसूर का पूरा एरिया है, एक प्रकार से जो ये सारी की सारी जैसे कुछ कुछ टेरिटरीज थी, इन्होंने अलग अलग बैटल्स में ब्रिटिशर्स ने काट काट के अपने पास शेयर कर ली। एक छोटा सा एरिया पुराने जो राजा थे, वोडियार्स किंगडम जिसको कहते हैं, वो बेसिकली उनके नाम पे छोड़ दिया, लेकिन वोडियार्स को भी सब्सिडरी अलायंस में ले लिया। और ये पूरा का पूरा जो निजाम ऑफ हैदराबाद का एरिया है, दिस वाज आंसर आल्सो द सब्सिडरी अलायंस। कुछ एरिया सीड कर दिए गए और कुछ एरिया जो छोटा सा किंगडम रह जाता है उसके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया जाता है।
बंगाल जो है वो इनवेरिएबली पूरे का पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर है। अवध और जो ये रोहिलखंड वाला एरिया है ये भी पूरा का पूरा सब्सिडरी अलायंस में है। सो दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग अनेक्सिंग द इंडिया। 1801 में लॉर्ड वेल्सली बेसिकली क्या करता है, जो कार्नेटिक का नवाब है उसके ऊपर एक नई ट्रीटी कर देता है टू सीड हिज किंगडम टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर अ हैंडसम पेंशन। तो ये जो कार्नेटिक वाला एरिया है, नाउ दे एंड अप टेकिंग दैट आल्सो, वहां के नवाब से भी वो ले लिया। देन द मद्रास प्रेसिडेंसी जैसे कि 1947 तक थी वो क्रिएट की जाती है। कार्नेटिक की जो टेरिटरीज हैं और जो मैसूर से लिया था और जो मालाबार का कुछ एरिया था उसको जोड़ के एक मद्रास प्रेसिडेंसी बना दी जाती है। सिमिलरली जो टेरिटरीज थी तंजौर के और सूरत के रूलर के, दे वर टेकन ओवर और उनके भी रूलर्स को बेसिकली पेंशन दे के चलता फिरता कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ मराठास जो थे, दे वर दी ओनली मेजर इंडियन पावर लेफ्ट आउटसाइड, क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर नहीं आते थे। नाउ वेल्सली डिसाइडेड कि थोड़ा सा अग्रेसिव इंटरफियरेंस किया जाता है इनके इंटरनल अफेयर में, राइट। नाउ मराठा एम्पायर एट दिस टाइम कंसिस्टेड ऑफ अ कन्फेडरेसी ऑफ 5 बिग चीफ। ये पांचों के पांचों नाम याद होने चाहिए, मतलब कि मराठा एक सिंगल एम्पायर नहीं था बल्कि छोटे छोटे किंगडम का एक ज्वाइंट एम्पायर था, जिसमें पूना पे पेशवा राज करते थे, बड़ौदा में गायकवाड़ राज करते थे, ग्वालियर में सिंधिया और इंदौर में होलकर और नागपुर में भोंसले, ठीक है। और इन सब का पेशवा जो था वो बेसिकली नॉमिनल हेड था इस कॉन्फेडरेसी का। नाउ द थिंग इज दैट कि बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी मराठास के जो इंपॉर्टेंट वाइज और एक्सपीरियंस लीडर्स थे वो बेसिकली इकट्ठे उनकी मोर और लेस बेसिकली क्लोज कंसेशन में डेथ हो जाते हैं। महदजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा माधवराव टू नाना फडणवीस, जिन्होंने मराठा कॉन्फेडरेसी को इकट्ठे रखा था 30 साल तक, दे वर ऑल डेड बाय द 1800। उसके बाद जो मराठा चीफ थे वो बिटर फ्रेटरिसाइडल स्ट्राइफ में थे, ब्लाइंड टू द रियल डेंजर फ्रॉम रैपिडली एडवांसिंग फॉरेनर। स्पेसिफिकली यशवंतराव होलकर एक साइड पे था, दूसरी जगह पर दौलत राव सिंधिया और पेशवा बाजीराव टू ऑन दी अदर वर लॉक्ड इन दी मॉर्टल कॉम्बैट। मतलब कि मराठा सरदार इंटरनली ही एक दूसरे से बैटल कर रहे थे। तो जो सिंधिया डायनेस्टी का लीडर है दौलत राव सिंधिया, और पेशवा बाजीराव जो कि अब नया पेशवा है नाना फडणवीस की डेथ के बाद, ये दोनों के दोनों बेसिकली बैटल कर रहे हैं यशवंतराव होलकर से। नाउ वेल्सली ने कॉन्स्टेंटली सब्सिडरी अलायंस ऑफर किया था पेशवा और सिंधिया को, पर जनरली स्पीकिंग नाना फडणवीस ने बेसिकली उसको रिफ्यूज कर दिया। लेकिन जब नाना फडणवीस की डेथ हो गई तो 25 अक्टूबर 1802 को दिवाली की रात पे होलकर ने कंबाइंड आर्मीज ऑफ पेशवा और सिंधिया को डिफीट कर दी। तो जैसे ही यहां पर पेशवा डिफीट होता है, ये पेशवा बाजीराव टू ये भाग जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ 1802 यानी कि 31 दिसंबर 1802 को वो एक सब्सिडरी ट्रीटी साइन करता है जिसको कहते हैं द सब्सिडरी ट्रीटी ऑफ बेसीन। नाउ यहाँ पर हमारी बुक देती नहीं है, लेकिन दिस सब्सिडरी ट्रीटी ऑफ बेसीन इज बेसिकली इज कॉल्ड एज द ट्रीटी जिससे बेसिकली भारत की चाबी जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी। यहाँ पे ब्रिटिशर्स फाइनली रियलाइज देयर एम्बिशन। लॉर्ड वेल्सली रॉट कि इट इज दिस क्राइसिस विच इज हैपनिंग राइट नाउ कि होलकर ने बेसिकली पेशवा और सिंधिया को डिफीट कर दिया है, तो इट इज अफोर्डिंग मी द मोस्ट फेवरेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। थोड़ी सी विक्ट्री इजी थी। वेल्सली वाज रॉन्ग इन वन रिस्पेक्ट कि मराठा चीफ जो है वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे, बट इवन एट दिस टाइम जब पेशवा ने बेसिकली ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर ली है, यानी कि पेशवा एक प्रकार से सब्सिडरी अलायंस फाइन कर चुका है, उसके बावजूद भी होलकर्स जो हैं या सिंधियाज जो हैं या गायकवाड़ जो हैं या भोसले जो हैं, दे डू नॉट कम टुगेदर अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। तो जब सिंधिया और भोसले जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ फाइट कर रहे थे तो उस समय होलकर चुपचाप से अकेला खड़ा रहा, और गायकवाड़ जो थे वो ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे। जब होलकर के साथ ब्रिटिशर्स लड़ाई करने लगे तो भोसले और सिंधिया जो थे वो बेसिकली फाइट करने से मना कर दिए। मोर ओवर मराठा चीफ अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी और बिना एडिक्वेट प्रिपरेशन के बेसिकली वो बैटल में चले गए। इन दी साउथ ब्रिटिश आर्मी को एक बार जो वेल्सली की जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको डिफीट कर दिया गया सिंधिया और भोसले की कंबाइंड आर्मी ने एट असाई इन सितंबर 1803 एंड आल्सो एट अरगांव इन नवंबर। इन नॉर्थ लॉर्ड लेक राउटेड सिंधियाज आर्मी एट लसवारी, ठीक है, सॉरी, ब्रिटिश आर्मी ने डिफीट कर दिया सिंधिया और भोसले की आर्मी को असाई में और अरागोन में। मतलब ये दिस इज दी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ये वाली जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज दी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। थोड़ा सा आपको रट्टाफिकेशन भी लगना पड़ेगा कि कौन कौन सी बैटल्स हो रही है। दिस इज द बैटल ऑफ असाई एंड द बैटल ऑफ अरगांव, जिसके अंदर सिंधिया और भोसले की आर्मीज को ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया है। नॉर्थ में भी लॉर्ड लेक ने सिंधिया की आर्मी को लसवारी में डिफीट कर दिया है ऑन द नवंबर, और अलीगढ़, दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई कर लिया। वंस अगेन जो एम्परर था इंडिया का, ही बिकम्स ए पेंशनर ऑफ द कंपनी। 1803 में शाह आलम टू बेसिकली इंडिया का एम्परर था,
द मुगल एम्परर, वो बेसिकली अब ब्रिटिशर्स का पेंशनर बन जाता है। मराठा अलाइड हैड टू sue फॉर द पीस। तो सारे के सारे मराठास थे वो दोबारा से बेसिकली पीस नेगोशिएशन में एंटर कर जाते हैं, एंड दोनों के दोनों बोथ बिकम्स द सब्सिडरी अलाइज ऑफ द कंपनीज। दे सीडेड पार्ट ऑफ देयर टेरिटरीज, अपने हर जगह पे उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट्स बिठा लिए अपनी अपनी कोर्ट में, एंड प्रॉमिस किया कि कोई और यूरोपियन को बिना ब्रिटिश अप्रूवल के एम्प्लॉय नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स को कंप्लीट ओडिशा कोस्ट के ऊपर कंट्रोल मिल गया, गंगा और जमुना की बीच में जो जितनी भी टेरिटरीज हैं उसके ऊपर कंट्रोल मिल गया, और पेशवा जो था वो बेसिकली उनका खुद का पपेट बन गया। जब ये हुआ देन वेल्सली ट्राइड कि भाई अब होलकर को रोकते हैं, पर यशवंतराव होलकर उस समय जो होलकर्स का लीडर था, पुट अ गुड फाइट यूजिंग ट्रेडिशनल मराठा टैक्टिक्स। उसने जाटों के साथ अलायंस बनाया एंड ही फॉट द ब्रिटिश आर्मीज। होलकर का जो अलाय था, द राजा ऑफ द भरतपुर, जाटों का जो राजा था, इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉस ऑन द लेक। मोरओवर ओवरकमिंग हिज एज ओल्ड एंटागोनिज्म टू द होलकर, सिंधिया ने भी बेसिकली उनके साथ हैंड्स ज्वाइन करने की सोच ली। ऑन द अदर हैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, उनको लगा कि ये जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है और हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हो रही है। कंपनी का जो डेट था वो 17 मिलियन पाउंड से लेके 31 मिलियन पाउंड बढ़ गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वेल्सली। मोर ओवर ब्रिटेन के फाइनेंसेस एट दैट टाइम, वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो नेपोलियंस के साथ भी फाइट कर रहे थे, राइट। सो ब्रिटिश स्टेटमेंट्स और जो कंपनी के डायरेक्टर थे, दे फिगर्ड कि यार अब थोड़ा सा एक्सपेंशन कम करते हैं, लेट्स फोकस ऑन द कंसोलिडेटिंग द रीसेंट गेन्स इन द इंडिया। तो वेल्सली को रिकॉल कर लिया गया इंडिया से, एंड कंपनी ने होलकर के साथ जनवरी 1806 में ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन कर ली एंड गिविंग बैक द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज टेरिटरीज। वेल्सली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को रिसेंटली नियर द एंड ऑफ द हिज टाइम चेक तो कर लिया गया, बट नो डाउट्स अबाउट इट कि बाय द एंड ऑफ इट ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द मेजर पैरामाउंट पावर। An Englishman in India is proud and the tenacious, and he feels simpler to conquer among the vanquished people, और दूसरे लोगों को थोड़ा सा inferiority से देखता, खुद को superior feel करता। This now there is a lot of, मतलब I know there is a lot of context here. Don't worry about it. See, हमारी हिस्ट्री जो होती है वो जनरली स्पीकिंग मतलब पूरे के पूरे डेकेड को या फिर पूरे के पूरे 2-3 डेकेड को इकट्ठे एक पैराग्राफ में डिस्कस करने की कोशिश करती है। What we have heard right now is this कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वेल्सली फ्रॉम 1797 टू 1805 के बीच में दो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई हैं। तो है सबसे पहले वो छोटी सी है, वो एक ही महीने चली थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया। डिफीट क्या, बेसिकली उसको लिटरली वॉर फील्ड में, बैटल फील्ड में मार ही दिया था, बैटल मतलब असैसिनेट ही कर दिया। एंड दे कॉन्कर्ड द मैसूर। मैसूर में कॉन्कर की तो जो भी उनके अलाय थे, जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद था, उसको कुछ टेरिटरीज दे दी और कुछ टेरिटरीज अपने आप अनेक्स कर ली। और उसके बाद जो पुराने राजा हुआ करते थे मैसूर के, जिनका नाम है वोडियार डायनेस्टी, उसके एक छोटे राजा को बेसिकली वहां का नॉमिनल राजा बना दिया और उसको बोल दिया कि सब्सिडरी अलायंस में ही रहना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली 18 मतलब क्या नाम है, हैदराबाद के जो निजाम था उसके साथ तो सब्सिडरी अलायंस एक साल पहले ही साइन हो गया था। तो बाय आफ्टर विनिंग द वॉर ऑफ द मैसूर, उसके साथ वो जो सब्सिडरी अलायंस था और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। Then the second important part of this paragraph was the second Anglo-Maratha war. ये जो second Anglo-Maratha war है, this is fought from the 1803. 1803 में ये start होती है। Generally speaking, concept ये था कि मराठा वॉर क्योंकि इंटरनल क्वारल करते रहते थे, तो जब एक बार पेशवा को डिफीट कर दिया गया तो पेशवा इमीडिएटली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था यहाँ पे, वो ट्रीटी ऑफ बेसीन साइड कर लेता है। ट्रीटी ऑफ बेसीन, ये जो ट्रीटी ऑफ बेसीन है, दिस इज कॉल्ड एज द गिविंग द की ऑफ द इंडिया टू द ब्रिटिशर्स। तो ये उस समय के द्वारा, पेशवा के द्वारा किया गया था। सैडली इसका ये मतलब है, ट्रीटी ऑफ बेसीन का मतलब ये है कि पेशवा हैज गॉन अंडर द सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिशर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि पेशवा जो उनका नॉमिनल लीडर था मराठास का, उसके कहने पे बेसिकली वो सब्सिडरी अलायंस से सारे के सारे मराठास मान गए। तो हर मराठास चीफ को, सरदारों को बेसिकली ब्रिटिशर्स ने थोड़ा थोड़ा सा हर एक अलग अलग बैटल करके बेसिकली डिफीट किया। अलग अलग बैटल करके डिफीट कर ही रहे थे। बाय दैट टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी रियलाइज इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही है, बहुत ज़्यादा डेट हो रहा है। So we would like to put a hold to it for now. Let's just consolidate the recent gains we have made. Resources को consolidate करते हैं, we'll figure things out later on. तो जो वेल्सली था उसको call back कर लिया गया. He was removed as the Governor General of the India, and for the time being, the things basically came to a pause. Finally, जो होलकर ने जनवरी 1806 में ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन की थी, उससे एटलीस्ट नहीं तो होलकर्स की जो टेरिटरीज थी वो इनको वापस दे दी गई थी और एक पॉज आ गया फाइनली। ठीक है, दैट इज इट। So this second Anglo-Maratha war shattered the power of the Maratha chief.
पूरी की पूरी मराठास की जो पावर थी वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गई थी यहाँ पे. देयर लॉस ऑफ देयर फ्रीडम ऑब्वियसली रैंकल्ड देयर हार्ट्स. फाइनली दे मेड वन लास्ट अटेम्प्ट टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस इन 1817. यहाँ पर द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग ए यूनाइटेड फ्रंट वाज टेकन बाय द पेशवा. ये वही पेशवा था जिसने 1800 ये जो ट्रीटी ऑफ बेसीन साइन की थी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान. नाउ ही वाज रिपेंटेंट ऑफ द मिस्टेक व्हिच ही हैज मेड, सो ही वांटेड कि लेट्स एक्चुअली ट्राई टू चेंज इट. तो पेशवा दोबारा से लीड कहता है. स्पेसिफिकली वंस अगेन मराठास फेल टू इवॉल्व अ कंसर्टेड एंड वेल थॉट आउट प्लान. पेशवा ने ब्रिटिश रेजिडेंसी को अटैक किया पूना में नवंबर 1817 में. Appa Sahib of Nagpur attacked the residency as Nagpur and Madhavrao Holkar made also preparations for the war. लेकिन at that time जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, अगेन ही ऑल्सो फॉट बैक. सिंधिया को ब्रिटिश सुजर्निटी एक्सेप्ट करवा दी. ठीक है, सिंधिया ने उनके साथ फिर दोबारा से सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया. और पेशवास की, भोंसले की और होलकर की आर्मी को डिफीट की. यहाँ पे इस फाइनल वॉर में ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, पेशवा को कंप्लीटली डिथ्रोन कर दिया गया और उनको पेंशन दे दी गई बिथूर नियर कानपुर में. बिथूर जो कानपुर के पास जगह है. हिज टेरिटरीज वर अनेक्स्ड एंड बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है उसको बना दिया गया. होलकर और भोंसले ने सब्सिडरी फोर्सेस को एक्सेप्ट कर लिया. जितने भी मराठा चीफ थे उन सबको बेसिकली थोड़ी थोड़ी सी टेरिटरीज जो थी वो कंपनी को देनी पड़ी. तो सेटिस्फाई मराठा प्राइड एक स्मॉल किंगडम बनाया गया सतारा के पास out of the Peshwa's lands and given to the descendants of the Chhatrapati Shivaji who ruled it as the complete dependent of the Britishers. तो ये 1818 में एक सतारा का किंगडम बना दिया और जो छत्रपति महाराज जी शिवाजी के जो डिसेंडेंट थे उनमें से ही एक को वहां का राजा बना दिया गया. लेकिन ये जो सतारा था इसको भी अनेक्स कर लिया जाता है 1848 में. तो बेसिकली दो राजा रहते हैं who were under the dependency of the Britishers. Like other rulers of the Indian मराठा चीफ टू एग्जिस्टेड फॉर नाउ एट द मर्सी ऑफ द ब्रिटिश पावर. नाउ उसके बाद जो राजपूताना स्टेट्स थे वो बेसिकली पिछले कई डेकेड से उसको सिंधियाज और होलकर्स के द्वारा डोमिनेट किए जा रहे थे. तो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मराठास उनके पास ना एनर्जी थी, ना पावर थी, ना पैसे थे. इंडिपेंडेंस को रीअसर्ट करने के लिए इमीडिएटली उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया. तो बाय 1818 एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिर्फ और सिर्फ पंजाब और सिंध को छोड़ के बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर डाल दिया गया. Part of it was ruled directly by the Britishers और rest of the host of the Indian rulers जिसमें ब्रिटिश पैरामाउंट फोर्सेस एक्सर्ट करते थे. इन स्टेट्स के पास वर्चुअली कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं थी. कोई ये इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकते थे. दे पेड हेवीली फॉर द ब्रिटिश फोर्सेस स्टेशन इन द टेरिटरीज. ठीक है, दे वर ऑटोनोमस इन देयर इंटरनल अफेयर्स बट इवन इन दिस रिस्पेक्ट उनको ब्रिटिश अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ता था. परपेचुअल प्रोबेशन पे थे. On the other hand, Britishers were now freed to reach out to the natural frontiers of the India. This, my dear friends, is the story of this situation. And अगर आपको थोड़ी सी, मैं ज़्यादा नहीं कहने की करता, थोड़ा थोड़ा भी अगर हम करेंगे हल्का सा, सिर्फ यही चैप्टर है जो कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सी डिटेल्स हैं. उसके बाद जो है चैप्टर सारे के सारे जनरली आसान हो जाते हैं. एंड वी आर गोना स्टार्ट द होल स्पेक्ट्रम थिंग ऑल्सो वेरी सून ऑल्सो. ये देखो, अब ये सारा का सारा एरिया अगर आप देखेंगे तो ये this whole area, this whole by 1818 is under the control of the Britishers in one way or the other, right? या तो सब्सिडरी अलायंस में है सारे के सारे देश. ये राजपूताना वाला सब्सिडरी अलायंस, ये पूरा का पूरा सब्सिडरी अलायंस. जो छोटे छोटे मराठा सरदार थे उसमें से सब्सिडरी अलायंस पे तो है ही हैं कुछ, और बहुत बड़ा सारा सा एरिया भी जो है वो सीड कर चुके हैं. मैसूर का सारा कुछ एरिया ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा एरिया वो ओडियार्स करते हैं. कार्नेटिक पूरा का पूरा बेसिकली उनको मिल गया है. अवध सब्सिडरी अलायंस पे, बंगाल पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का है. क्या बचा हुआ है? सिर्फ ये हल्का सा सिंध का एरिया और ये हल्का सा पंजाब वाला एरिया. दिस इज अंडर द कंट्रोल नहीं है अभी तक. बट बाय 1818 द होल ऑफ द ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. उसके बाद ये फाइनल फेज आता है ब्रिटिशर्स का, द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन 1818 टू 1857. स्टे विद मी, लेट्स सी कि ये बाकी बचा हुआ इंडिया इन्होंने कैसे कैप्चर कर लिया.